कोऑर्डिनेट इतना भी नहीं बचा कोऑर्डिनेशन का मतलब स्पीड में सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट कटा हुआ है ये भी आईएससी से यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, कोई भी पहले अपन कहानी शुरू से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोई भी न्यूक्लियस ब्रेक क्यों होता है? इसको ब्रेक होने के कितने तरीके हैं? है ना? अच्छा, और कब तक ब्रेक होता रहेगा? जब तक स्टेबल रीजन के अंदर ना आ जाए। कहाँ ना आ जाए? स्टेबल रीजन क्या था? कोई कब बताया था? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हमें तुम्हें तबीयत से बताऊं, कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ाया जाता है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मुश्किल से 5 मिनट। पूछो क्यों? क्या इट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे कुछ याद है कहानी? Yes. देख मेरी बात सुन रफ्तार में एकदम। मान लो इनिशियली देयर आर n नॉट पार्टिकल्स। अरे बातें नहीं यार, मुझे बस बताते हो तुम्हें कितना कितना याद है। देख मेरी बात, मान लो इनिशियली कितने पार्टिकल्स हैं? n नॉट। किसी भी टाइम t पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn by dt is equals to minus lambda into n, where lambda is decay constant। अरे कुछ पता है रिएक्टेंट्स डिसइंटीग्रेट होने का रेट कांस्टेंट, यहां पे हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। कुछ बात समझ आई? ठीक है, डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? ऑर्डर पे डिपेंड करता है। बोला तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फेंक के मारूंगा। ओ सेकंड हाँ, वन अपॉन टाइम। देख मेरी बात सुन, dn by n is equals to minus lambda n is equals to n naught। सही बोल रहा हूँ ना? अरे इनिशियली n naught था, फाइनली n हो गया। इनिशियली टाइम 0 था, फाइनली टाइम t हो गया। अभी ठीक है ना? टाइम इक्वल टू 0 पे n naught पार्टिकल्स थे, टाइम इक्वल टू t पे कितने पार्टिकल्स हैं? ये ln आएगा, ln n by n naught, इसको n naught by n। अभी ठीक है ना? माइनस है, सही बोल रहा हूँ ना? n naught e की पावर बोलो, कोई तकलीफ? पक्की बात? लैम्डा की यूनिट बोलो। हाँ? क्या दिख रहा है यहाँ से? लैम्डा की यूनिट सेकंड इनवर्स होनी चाहिए। लैम्डा की यूनिट इज 1 अपॉन टाइम। कोई तकलीफ? अरे लिखना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तबीयत से सुनो। n नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n क्या है? मेरी बात सुन ध्यान से। n नॉट क्या है? n क्या है? अब सुनना, n t टाइम के बाद पार्टिकल्स बचे हैं या डिसइंटीग्रेट हो गए? इस बात समझ में आती है? ये कौन से पार्टिकल्स हैं? बचे हुए। कौन से पार्टिकल्स हैं? कुछ बात याद है? अच्छा, और कुछ बातें करो। व्हाट इज हाफ लाइफ? 0.693/2। अबे होता क्या है? What is half life? अरे what is half life? Define in English. इंग्लिश में वो टाइम जब n नॉट बाय अंग्रेजी आती है? n आफ्टर कमाल। n आफ्टर टाइम द टाइम व्हेन अरे एक एक करके बोलो। हां बड़ा टाइम आफ्टर n इज इक्वल टू n equal to n by 2। n वो टाइम जिसके बाद पार्टिकल कितने हो जाएंगे? आधे। n नॉट by 2 is equals to n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा।
1/2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा, यहां से t आता है ln2 बाय लैम्डा व्हिच इज 0.693 बाय क्या हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है? अरे ये सब चीजें तुम कर चुके हो केमिस्ट्री में। क्या हाफ लाइफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है? 0.693 बाय डी के कांस्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का 100%। और सुन मेरी बात, 1000 पार्टिकल से 500 पार्टिकल होने में जितना टाइम लगेगा, क्या उतना ही टाइम 500 से 250 होने में लगेगा? पक्की बात? अरे ठीक है। और मैं तुम्हें कुछ बातें पूछता हूँ। मान ले इनिशियली मेरे पास 10 पार्टिकल थे, सुनना मेरी बात ध्यान से। मान ले इनिशियली मेरे पास कितने पार्टिकल्स थे, और हाफ लाइफ मान लो है 2 सेकेंड, मान लो, ठीक। सेकेंड डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ भाई साहब, बहुत बढ़िया साहब। 10 पार्टिकल थे, 2 सेकेंड के बाद कितने बचे? 5 कितने? कितने? फिर 2 सेकेंड के बाद 2.5। वाह, पार्टिकल ही ब्रेक कर गया। अभी 2.5 एग्जिस्ट करता है क्या? पहले तो मेरा सवाल समझ में आया। अरे मान लो हाफ लाइफ है 2 सेकेंड, मैंने आपसे कहा इनिशियली पार्टिकल्स थे 10, तो 2 सेकेंड के बाद कितने हो गए? 5। फिर 2 सेकेंड के बाद कितने हो गए? 3 2 तीसरा निकलने की स्टेज में है। 99% इधर डीके हो चुका है, तो बचा हां क्या? हां 90%। 4 सेकंड डबल पीरियड टाइम पीरियड डबल 99% डीके हो जाता है। कोई भी नहीं आ 75 अरे बोलो कितना? 1% ऑफ N नॉट N नॉट का 100। पहले तो तुम्हें मेरा सवाल समझ आया? ये सवाल केमिस्ट्री में भी अपन उठा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक्सेप्शन मान लो 10 पार्टिकल बचे या 8 पार्टिकल बचे, तो 2 सेकंड के बाद भी 5 या 4 हो गए। उसके 2 सेकंड के बाद चलो 4 का 2 हो गया, फिर 2 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद पहली चीज, ये जो रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप पढ़ते हो, ये 10 5 2 4 इतने छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वैलिड? भैया ये पार्टिकल्स फील करिए कितने, इतने पार्टिकल्स नहीं है। अबे ये 10 5 2 पार्टिकल्स के लिए ये लॉ वैलिड? बहुत, ये उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं अपन, वो भी ये मैंने एक मोल लिखा है। अरे कुछ बात समझ आई? Yes. ये छोटे मोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड। उतार आगे पढ़ते हैं। एवरेज लाइफ भी पढ़ी है तुमने? उतारो, बहुत बढ़िया, रफ्तार एकदम। ओके, एवरेज लाइफ निकालो निकालो। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला याद है? निकालो एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ पार्टिकल्स।
केमिस्ट्री में निकाला है एवरेज लाइफ नहीं निकाला हाँ? निकाला है? हाँ? अच्छा एवरेज लाइफ होती क्या है? अरे सटी एवरेज लाइफ होती क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना बचा अपॉन पहले कितना था? अरे सही है। अच्छा डीके कितने टाइम तक होता है? अपन ने एसी में वैल्यू का एवरेज निकालना सीखा था। कुछ याद फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते थे किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू? फंक्शन इनटू टाइम इंटीग्रेशन अपॉन ऊपर इंटीग्रेशन करते थे और नीचे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे। वही तो किया है। अच्छा ये माइनस साइन क्या है? ये क्या डिनोट करता है माइनस साइन? मतलब बचा डिसइंटीग्रेशन। अरे सही बात है। ये क्या डिनोट करता है? डिसइंटीग्रेशन। देख जब मैं इसको यहां पे रखूंगा तो डिनोमिनेटर में टाइम का इंटीग्रेशन हाँ डिनोमिनेटर में टाइम का बेटा मैं एवरेज लाइफ ऑफ पार्टिकल निकाल रहा हूं। मैं किसकी एवरेज लाइफ निकाल रहा हूं? तो एक पार्टिकल कितने टाइम में हो रहा है वो नहीं निकाल रहा मैं, पार्टिकल की एवरेज लाइफ निकाल रहा हूं। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी एवरेज लाइफ आती है 1 बाय लैम्डा। इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुमने केमिस्ट्री में किया है नहीं किया? केमिस्ट्री में अगर किया होगा तो इसकी एवरेज लाइफ आती होगी 1 बाय के। किया है तुमने? नहीं किया? हाँ इसकी एवरेज लाइफ आती है 1 बाय लैम्डा। सेम ठीक है। प्रोसेस से ज्यादा जरूरी ये है कि जो आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा है वो पूरा का पूरा एज इट इज रेडियो एक्टिविटी में लगता है। ठीक है। और मुझे लगता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत सिंपल है केमिकल काइनेटिक्स का। एक क्वेश्चन लिखो इसके बाद। मैथ्स में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो गई है? क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट वीक लिखो what is the probability लिखो what is the probability that a particle is not decayed? What is the probability that a particle is not decayed? That a particle is not decayed after t naught time.
जरा सी मैथ्स लगाओ दिमाग। जीरो किसको नहीं आता प्रोबेबिलिटी, जरा हाथ खड़े करो। ऐसा मार दूंगा। क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का? टोटल आउटकम अपॉन डिजायर्ड अब भैया एक सिक्का ऊपर उछाला, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब तो क्या नहीं आता है तुम्हें प्रोबेबिलिटी में? अबे एक डाइस फेंकी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो क्या नहीं आता तुम्हें? क्या नहीं आता फिर तुम्हें? मुझे वो तो बताओ। अबे चांस है ना, ये प्रोबेबिलिटी मींस चांस। तो हुआ या नहीं हुआ? इससे बना तो देख सकते हो लोग हैं ये देख डिजर्व इससे सोचो कि न्यूमरेटर में तुम क्या रख रहे हो और डिनोमिनेटर में तुम क्या रख रहे हो, तुमको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? न्यूमरेटर में आप क्या रख रहे हो, डिनोमिनेटर में आप क्या रख रहे हो, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ना प्रोबेबिलिटी सच में नहीं हुआ अभी। सच्ची में ठीक है फिर ध्यान दो इस सफर। बताता तो नहीं छोड़ो, प्रोबेबिलिटी कर लो पहले। No, at least with the answer. आंसर तो बता दो इन दोनों को मत बताओ, ये हाफ पे कुछ है। देखिए इनिशियल पार्टिकल्स थे नॉट, ठीक है? इनिशियल पार्टिकल्स थे, कितने पार्टिकल टी नॉट टाइम में, कितने पार्टिकल टी नॉट टाइम में डीके नहीं किए? माइनस एन नॉट Okay, yeah. नहीं हाँ अब इस बात समझिए। बच गए कितने पार्टिकल ने डीके नहीं किया And और कितने पार्टिकल डीके कर गए? माइनस yeah. ये डीके कर गए। क्या कर गए? सही बात है। कितने पार्टिकल्स ने डीके नहीं किया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी है e की पावर माइनस लैम्डा डी, और डीके कर गए की प्रोबेबिलिटी, बट ठीक है खैर प्रोबेबिलिटी कर लो, आंसर लिख के छोड़ लो बस, कर लो प्रोबेबिलिटी। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया कि तुमने कर ली Not satisfied. ना? कौन है? तू हाफ नहीं, तुम प्रोबेबिलिटी तुम इससे बहुत डिटेल में करोगे, और तुम्हारे जो प्रोबेबिलिटी तुम्हें मैथ्स में रोहित सर पढ़ाएंगे उसमें पीएनसी क्लबिंग करेंगे, है ना? तबीयत से एकदम प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी आपको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं। Born or means oh, I didn't say anything. बोलना एनिमल्स के से सबसे पहले डाल्टन साहब आए थे, उन्होंने क्या बोला? अरे डाल्टन साहब ने क्या बोला? Atom is the smallest particle. अब यार तुम लोग ऐसे बोलोगे तो क्या मतलब वे 9वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं, है ना? तो याद है 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना? डाल्टन साहब के ड्रॉबैक क्या थे?
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जस्टिफाई नहीं कर पाए और आइसोटोप्स ठीक है ना, कुछ कुछ याद है कहानी, लिख लो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नहीं लिखो नंबर 1 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये सब चीजें तुमको फिजिक्स में पढ़नी है सिलेबस में और बोर्ड लेवल में तो आती भी है। एक डैश लाइन करके लिख लो कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ड्रॉबैक लिख लो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक क्या क्या थे, है ना, could not justify the existence of electrons, protons, and he could not justify the spectrum, emission absorption spectrum को भी justify साहब नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये इनके ड्रॉबैक्स हो गए। इनके बाद कौन आया, ये कौन कह रहा है प्रोटॉन ढूंढा था, कौन कह रहा है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन ढूंढा था। तो डाल्टन साहब ने हमें पंचतत्व बताए, है ना। तुमने शक्तिमान देखा क्या? डाल्टन साहब ने पहले थ्योरी थी, वो पुराणों में लिखी है, वायु धरती आग, हाँ उन सबसे बना है। उन्हें बोलते थे पंचतत्व, क्या बोलते थे, पंचतत्व। क्या है भाई साहब, थॉमसन मॉडल क्या है, प्लम पुडिंग। थॉमसन ने क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने, अरे यार थॉमसन ने क्या बोला था, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन, एंड ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। अरे सही बात है, प्लम पुडिंग मॉडल। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, हाँ रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला, क्या रदरफोर्ड साहब के पहले ना स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। हेडिंग डालो, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं भाई साहब स्पेक्ट्रम्स, देखो अगर मैं किसी मटेरियल पे, किस पे, मटेरियल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालूं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ होती है, 0 से इनफाइनाइट तक सारी वेवलेंथ होती है। अरे होती नहीं होती, होती है ना, यस। सो अगर मैं किसी मटेरियल पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालूं तो मटेरियल के अंदर कुछ कुछ तो होगा, सही बात है। जो एनर्जी बच के बाहर आ जाएगी, जो एनर्जी उसको जब मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे लूंगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और
कुछ कुछ होने के बाद जो एनर्जी एमिट होगी वो एमिशन वो फोटोग्राफिक प्लेट पे लूंगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। कुछ बात समझ आई? मैंने क्या किया, मैंने इस मटेरियल पे, जैसे यहाँ ये एक मटेरियल है, इस पे मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर घुसी, जो इस मटेरियल से बच के वहां उधर बाहर सामने वाली स्क्रीन पे दिखी वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो इस मटेरियल ने लेके फिर बाहर रिलीज करी वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। उस तरफ जो निकली उनको छोड़ के जो रहेंगे वो ऑब्जर्व होगा ना। सॉरी, दूसरी तरफ जो निकली उनको छोड़ के जो रहेंगे यार एमिशन एब्जॉर्प्शन में ना बोर मॉडल के बाद हम थोड़ी सी और पीएचडी करेंगे। एक्चुअली जितनी की जितनी एनर्जी एमिशन में मिलती है वो सारी एब्जॉर्प्शन में होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें एमिशन में थोड़ी ज्यादा मिलती है। अरे उसके और उसमें थोड़े से लॉजिक्स हैं, क्यों ज्यादा मिलती है क्यों कम मिलती है, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा समझो कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी एक मटेरियल पे डालते हैं तो उस मटेरियल में कुछ कुछ होता है, जो एनर्जी बच के बाहर आ जाती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाती है, और जो रिलीज होती है कुछ कुछ होने के बाद जो रिलीज होती है वो एमिशन स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है। इसमें एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब बोर मॉडल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लिखना शुरू करो। लिखो, अगर हम किसी मटेरियल पर, अगर AGAR, अगर हम किसी मटेरियल पर या इसको भी और स्पेसिफिक कर लो, लिखो किसी मटेरियल के एक एटम पर, अगर हम किसी मटेरियल के एक एटम पर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालें अगर हम किसी मटेरियल के एक एटम पर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालें जिसमें 0 से इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ हो, जिसमें 0 से इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ हो, तो एटम में कुछ कुछ होगा। तो एटम में कुछ कुछ होगा, फुल स्टॉप। जो एनर्जी इससे बचकर, जो एनर्जी इससे बचकर, जो एनर्जी इससे बचकर फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगी, जो एनर्जी इससे बचकर फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगी उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। So actually this is the energy which is not absorbed. उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। Energy which is not absorbed. उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कॉमा, और कुछ कुछ होने के बाद, और कुछ कुछ होने के बाद, और कुछ कुछ होने के बाद जो एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगी उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मान लो हमारे पास ना दो एनर्जी है, हाँ इंग्लिश में लिख रहा है, ऐसे क्या लिखा है? इसने इसे बराबर लिखा है? No, So many- it's
कुछ भी लिखो एक ही चीज है। It's same thing. Photoelectric plate. Photograph. It's the same thing. अरे रेटिना होता है, एक ही चीज होती है, काहे परेशान हो गए। सुनो मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 50 जूल और 10 जूल दो एनर्जी बैंड है, इसको मैं आरुष के अंदर मैंने गिरा दिया, समझना ध्यान से, इसको मैंने क्या करा, आरुष के अंदर गिरा दी, क्या करा, गिरा दी। मान लो 50 जूल एनर्जी तो उसके किसी पार्टिकल ने लेके एक्साइट हो गया, तो जो एनर्जी बच के बाहर आ गई वो कौन सी थी, 10 जूल। उसने क्या बनाया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और फिर कुछ एक्साइटेड वाला वापस नीचे आएगा स्टेबिलिटी टाइम के बाद, स्टेबिलिटी टाइम मतलब 10 -8 सेकंड के आसपास। तो जो एनर्जी तुमको बाहर मिली वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। ह्यूमन आई को दोनों एक साथ देखेंगे क्या तो पता नहीं चलेगा अगर पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ह्यूमन आई को दिखती है, देखते मालूम करेगा कहां से कहां पहुंच जा रहे हो, मैंने एग्जांपल दे दिया तो पता नहीं क्या कर रहे हो। जो भी चेंज होगा वो एक साथ देखेंगे ना। हाँ? कंजम्पशन का एक बार आप ही हाँ। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया था, Woodfall experiment. रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है, गोल्ड फॉइल, तो इन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली, उस पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गिराए। इन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड चले गए, इसका मतलब मैक्सिमम जगह एक एटम पे खाली है। कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो गए और एक दो पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए। यहां से कंक्लूजन पे पहुंचे कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिन्हें नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। कुछ बात समझ आई? इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं वो एनर्जी रिलीज करके इवेंचुअली जाके न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, ये उसको एक्सप्लेन लिख लो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन सी फोर्स लग रही है, K ZE square by R square is equals to mv square by। इन्होंने स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया था। इस पे सवाल आएंगे, कर लोगे? ये केमिस्ट्री पढ़ा है? पढ़ा है, ये भी तुमको पढ़ा है। Yeah, that's it. That was literally one time. Distance of He explained stability. He could not explain the Maxwell's electromagnetism. अब जो हमें मेन पढ़ना है उस पे काम की बात करते हैं, बोर मॉडल। देखो सवाल यहां से बनते हैं, बोर मॉडल, किसका मॉडल, क्या पोस्टुलेट्स हैं बोर मॉडल के, बोलो। इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स इन पैकेट्स में क्वांटाइज्ड होता है, रैंक्स क्वांटाइज्ड नहीं, वो इसमें क्या है ऑर्बिट्स which are लिखो इसका पहला पोस्टुलेट, MVI equal to h by लिखो 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 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
around the nucleus in stable orbits, ब्रैकेट में लिख लेना एनर्जी शेल्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमेंगे, वो किस में घूमेंगे? एनर्जी शेल्स में। ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास v क्रॉस r which is equals to nh by 2 pi। v और r के बीच में एंगल 90। so mvr is equals to nh by 2 pi। ठीक है, अच्छा डी ब्रोगली ने मोमेंटम क्या बताया था? P is equals to h by लैम्डा। सही बात है। अगर डी ब्रोगली की थ्योरी को भी इसमें हम क्लब इन करें तो इलेक्ट्रॉन घूमते समय वेव नेचर दिखाएगी। ठीक है, जिसमें देखना ध्यान से, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv मोमेंटम, डी ब्रोगली थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड में वेवलेंथ कितनी है? डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोर का मॉडल, ये दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। एक बात बता दूं कि जो बोर ने थ्योरी दी थी दैट वाज सपोर्टेड बाय द थ्योरी गिवन ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ दी थी उससे भी वो थ्योरी सपोर्ट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसका? बोर मॉडल में इज गिवन बाय nh by 2 pi। mvr equal to nh by 2 pi and it was supported by डी ब्रोगली। n क्या होता है इसमें? अबे मैं बस वैल्यू पूछ रहा हूं, फ्रैक्शन में होते हैं इंटीजर्स में होते हैं? उतारते चलो रफ्तार में एकदम। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता है? कोलैप्स कर जाता है जब दोनों रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वही है सर। ये सब आप पहले कर चुके हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। ठीक है, क्या कर चुके हो? k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय। सही बात है। यस। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? k q1 q2 माइनस k q1 q2 बाय r माइनस k z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी? v यहां से निकाल सकते हैं? सही है ना? देखो इस r को उधर ले जाओ तो नीचे का r लिया k z स्क्वायर बाय r इज mv स्क्वायर, मतलब कितना है?
k z स्क्वायर बाय 2r। अभी सही है ना, यहां से r उधर ले जाओ, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी, प्लस के कितना, माइनस के जेड स्क्वायर बाय, अरे दिस प्लस दिस ना, यार सही है ना, अरे ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल। ये थ्योरी किसने दी थी, बोर ने। तो ये बोर, इस पे ना जबरदस्त तबीयत से सवाल आते हैं, लेकिन ये सवाल बोर मॉडल प्लस इलेक्ट्रोस्टैट्स के। याद है तुमने ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड। पोटेंशियल एनर्जी का ट्वाइस रहता है। ये सही है, सही है ना। अरे कुछ याद है कहानी, इलेक्ट्रोस्टैट में चली थी। बोर मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, तुम सबको पता है, तुमने मुझे लास्ट क्लास में बताया था। ये कौन से एटम्स पे लगता है, हाइड्रोजन। बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके लिख लो। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तबीयत से सवाल आते हैं इस पे, बोर मॉडल पे। रेडियस ऑफ एन एटम इज 0.529 चल पहले स्टार मार्क करके लिखो, अरे स्टार मार्क करके लिखो। बोर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। निकालो। V एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू तुमको पता है, निकल। कैलकुलेटर यूज कर लेना। अगर फॉर्मूला सही होता ना तो मैं निकलवाता नहीं, गलत है। n स्क्वायर यूनिट रेडियस किसमें आती है, वेलोसिटी बोलो। कितना, 2 पॉइंट इंटू वेलोसिटी किसमें, बहुत छोटी है बहुत बड़ी, बहुत छोटी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत छोटी है बहुत बड़ी है। इसके बाद ही आया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, बहुत तेज घूम रहा है। अब ठीक है, खैर ये सब मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये दोनों यूज करके, यूजिंग फिजिक्स, तुम ये सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो।
मैथ्स ठीक है, इसमें मतलब इतना नहीं और भी बहुत कुछ पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ सालों में। फ्रीक्वेंसी टाइम एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस 30.6 into x square कहाँ है फॉर्मूला अपना, ये रहा माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r, और r की जगह रख दो। कुछ बात समझ आई? कहाँ फॉर्मूले पहुंचेगा? minus 30.6 z times square माइनस 13.6 z times square जेड स्क्वायर बाय पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 13.6 अरे कितनी? 2 into 13.6 हाँ कितना? बताओ कितना? माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी? minus हाँ? minus plus 13.6 z square by kinetic energy negative है इसलिए अरे ठीक है, सही है। इसमें और पता क्या क्या पूछते हैं? फ्रीक्वेंसी कितना, एक सेकंड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसमें पता है फिजिक्स में क्लासिक क्वेश्चन था, उन्होंने करंट भी पूछ लिया। हाँ कैसे? E into T, अबे चार्ज इनटू टाइम, सॉरी चार्ज अपॉन टाइम। अबे क्या होता है? चार्ज अपॉन E इंटू V बाय, ये भी पूछ ली। नॉइस तबीयत से पूछते हैं एकदम बेहतरीन। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में यहां तक पढ़ते हैं ना, ये सब चीजें फिजिक्स की। फ्रीक्वेंसी भी है फ्रीक्वेंसी भी अच्छा उधार लो। ये सारे फॉर्मूलेज मतलब आई एम लाइक वेरी हैप्पी तुम लोग को याद है, अदरवाइज इनका चार्ट पेपर बना के रटना पड़ता है। जिनको नहीं याद है चार्ट पेपर बना लो, रटो। दोनों चैप्टर्स में हेल्प करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी और मॉडर्न में भी। वो तो इसको ऐसी बना लो। क्वेश्चन लिखो एक। हाँ उधार लो। मैग्नेटिक मोमेंट याद है? और वो याद है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट आता है Q by 2m। अरे कुछ याद है? Q by यहाँ से भी प्रूफ होता है, इसमें भी आता है। मैंने बोला भी था तुमको कि एक चैप्टर में और आएगा वो, तो यहाँ पे भी आता है। हाँ बोलो। हो गया? बाय द वे ये जो एनर्जी आई है इसकी यूनिट क्या है? कोई पूछ रहा था यहाँ पे। यू कैन कैलकुलेट ऑल दीज, ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये फिजिक्स से कैलकुलेट होती हैं सब। देखो क्वेश्चन लिखो, देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ करंट,
Calculate the ratio of current. Calculate the ratio of current in second orbit of hydrogen. In second orbit of hydrogen to first orbit of helium plus. In second orbit of hydrogen to first orbit of helium plus. करो. By 16. One by 16. 60. 1 6. गलत है. बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है. Thirty-two correct. One by 32 is correct. होना चाहिए भाई साहब. और ये पी बाई क्यू है. कुछ हो जाओ. तो ये तुमसे हो इसलिए गया है क्योंकि तुम ये चीज पढ़ रहे हो, है ना. एग्जाम में स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल होता है. आ गया. Two raised to five, four. हम्म. 2 to 5. वेरी नाइस. परफेक्ट. बहुत बढ़िया. Current is directly proportional to Z and Q. बहुत बढ़िया. इसमें ना ये जो ये उदाहरण ने लिखा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, ये किसी एक एग्जाम में टाइम पीरियड के लिए पूछा गया था. दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और 3-4 ऑप्शन दिए थे. z बाय n, z क्यूब बाय n, z क्यूब बाय n स्क्वायर, इस टाइप की चीज एक एग्जाम में. ठीक है. ये कैलकुलेटर खोल लो. हाँ, देखिए यहां पे
हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे और यहां पे हीलियम, हाइड्रोजन लाइक एटम की, है ना, मतलब जनरलाइज कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। के एल एम एन ओ के शेल की एनर्जी बताओ। माइनस 13 पॉइंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और हाइड्रोजन लाइक एटम माइनस 13.6 n square Hydrogen z by z like by z by z square into z square. ठीक है। Yeah. एल शेल की बताओ। 1/4 of that. करो कैलकुलेटर का एक खुलवाया। Minus 3.4. कितना माइनस 3.4 समझना ध्यान से, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर Minus 3.4 -3.4 z स्क्वायर EV. एम शेल। Yeah. 0.8 माइनस Minus 1.5. -1.5 -1.5 n Minus 0.85. -0.85 -0.85 ये 1.51 दो डिजिट का, 5. ठीक है। ग्रीन पेन भी दो यार, रेड भी लगेगा। अच्छा ये हो गया, बहुत बढ़िया साहब, समझना ध्यान से। किसी इलेक्ट्रॉन को K से L में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मतलब बात समझने में क्या पूछ रहा हूं? किसी इलेक्ट्रॉन को K से L में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? निकालो। कैल्सी यूज 1.02. 10.2. 10.2 Minus 10. 10 चाहिए मुझे 10. माइनस और इधर 10.2 Sex. ठीक। और 1.8. L से M में जाने के लिए 1.8. 1 और इधर ये हुआ। अभी K से M में जाने के लिए 12.09. कितना 12.02 12 पॉइंट, ठीक है। और इधर बोलो कोई तकलीफ समझ में आ रहा है क्या हुआ है ना? सिर्फ वैल्यूज डाल के रखी हैं और इसके आगे एक कहानी बताता हूँ, उतारो से।
ठीक है, अब देख अगर K से N में जाएगी तो कितनी एनर्जी, ये भी निकालो, 0.6 पर ऐड 12.75 12.75 z square and 12.75, अब सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, ये कौन सा स्टेट है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, कौन सा, और ऊपर एंड सो ऑन, है ना। अगर कोई, सुन रही बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, देख यहां पे बैठा है, ठीक, मैंने फोटॉन्स भेजे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मटेरियल से पास करी, सो मैंने फोटॉन्स भेजे, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है तो या तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ले, या तो 12.09 एनर्जी ले ले, या तो 12.75 एनर्जी, कुछ बात समझ आ रही है? मतलब इतनी एनर्जीज अगर इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से ले ली तो क्या वो एक्साइट हो जाएगा, अरे पक्का। अब सोच, मान ले मैंने यहां से फोटोन भेजा, उससे 10.2 z स्क्वायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले ली और एक्साइट हो गया, बाकी वो जब बाहर निकला और मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पे उसकी इमेज ली तो मुझे कौन सी एनर्जी मिली, 10.2 z स्क्वायर। दोबारा सुन, दोबारा, पहले तो ये जो एनर्जीज चाहिए, एन इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी फॉर एक्साइटिंग, एक्साइटेशन स्टेट पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एनर्जी। ये एनर्जी उसको देगा कौन, फोटोन। अरे कौन देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मान ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, उसमें से इतनी एनर्जी आपने गायब कर दी, तो जब आप उसकी इमेज लोगे तो स्पेक्ट्रम में आपको कितनी एनर्जी दिखेगी, जो गायब हुई। अरे कौन सी एनर्जी दिखेगी, जो गायब हुई। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी एनर्जीज मिल सकती हैं, 10.2 z स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ बात समझ आई, कुछ बात समझ आई। पर अभी मैं लिखवा दूंगा, ऐसा लिखने फोकस मत करो। पर मान लो, देख मेरी बात सुनना ध्यान से, मान ले एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, ठीक, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, अब ये एक्साइट हुआ, तो इसके मान लो मैं सिर्फ सेकंड स्टेट तक बात कर रहा हूं, सिर्फ सेकंड स्टेट तक, ठीक है। तो जब ये एक्साइट हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें दो एनर्जीज मिली, या तो 10.2 और या 12.09, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद जब ये नीचे आया, जब ये तो देखिए नीचे कैसे आ सकता है, या तो डायरेक्टली यहां से यहां आ जाए, तो जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12.09, या ये पहले फर्स्ट स्टेट पे आए, एनर्जी मिली 1.89, और फिर ग्राउंड स्टेट पे आए, एनर्जी मिली 10. मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एनर्जी मिली 10.2 एंड 12.09, पर एमिशन स्पेक्ट्रम में एनर्जी मिली 10.2, 12.09 एंड 1.89. इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम में एनर्जी बैंड एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि वो ब्रेक करके भी आ सकते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा एनर्जी मिलती है,
क्योंकि वो लेवल बाय लेवल भी आ सकता है। कुछ बात समझ आई? जैसे मान लिया अगर ये मैं इस स्टेट के लिए बात करूं तो यहां से देख कौन कौन सी एनर्जीज एमिशन स्पेक्ट्रम में मिल सकती है। या तो डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, पहली, या यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां, यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए। ये सारी एनर्जीज पॉसिबल हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में। पर एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी पॉसिबल है? 1 2 3। कुछ बात समझ आई? या अभी तुमने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? इसको डायग्राम बनाओ पहले, फिर मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो। पहले मैं लिखवाता हूं, उसके बाद फिर इस पे एनालाइज करते हैं। सॉरी। बना लिया डायग्राम? लिखो इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो? इंग्लिश। कितने लोग हिंदी बोलते हैं? भाई अपनी पता है लिपि क्या है? देवनागरी हिंदी भाषा है। लिखो an electron needs 10.2, 12.09, 12.75 etc energy to get excited. Full stop. This energy electron gets from incoming photons. This energy electron get from incoming photons via electromagnetic wave. Full stop. In short, this is the energy absorbed by electron. In short, this is the energy absorbed by electrons, and hence they form absorption spectrum. And hence they form absorption spectrum. Full stop. पैरा चेंज करके लिखो. After stability time, when electron will return back, after stability time, when electron will return back, it will release energy in the form of photons. It will release energy in the form of photons. Full stop. This energy forms emission spectrum. This energy forms emission spectrum. लाइन चेंज करके देखो. Thus we can conclude
absorption spectrum is a characteristic property. Absorption spectrum is a characteristic property of an element. Is a characteristic property of an element and is different for different elements. Bracket में लिख लो z square. And is different for different elements. ब्रैकेट में लिख लो z square. लाइन चेंज करके लिखो all the lines missing in absorption spectrum, all the lines missing in absorption spectrum are present in emission spectrum, are present in emission spectrum. Full stop. Vice versa of this is not true. Vice versa of this is not true, as emission spectrum may have, as emission spectrum may have, as emission spectrum may have more photons than absorption spectrum. As emission spectrum may have more photon than absorption spectrum. देख मान ले ग्राउंड स्टेट है, कौन सा स्टेट है? ग्राउंड। और ये अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितने एनर्जी का फोटोन मिलेगा? 10.22। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में कितने फोटोन मिले? एक, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कितने फोटॉन्स मिले? 3.09। एक, दो, तीन। कुछ बात समझ आई? ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स यू विल गेट इन एमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए पहला, दो, तीन, चार, पांच, और कौन सा? 7, 8, 6। कितने मिले? इनके अलावा और कोई मिल सकता है? हाँ बता दो। फर्स्ट स्टेशन, लास्ट स्टेशन। अच्छा ओके, कुछ बात समझे? नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स यू विल गेट इन एमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, थर्ड में 6 एंड सो ऑन। कुछ बात समझ आई? नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स यू विल गेट इन एमिशन स्पेक्ट्रम इज NC2। लिख लो स्टार मार्क करके। पूछते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, एनर्जी तो कंजर्व रहेगा सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होगा। करेक्ट। number of photons you will get in an emission spectrum is NC2